हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और वो है कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट के अलावा आजकल हमारी लाइफ ही नहीं रह गई है। हर चीज़ कंप्यूटर से शुरू होती है, इंटरनेट पे ख़त्म होती है। मतलब कोई भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, आपको कंप्यूटर और बिना इंटरनेट के तो आप कुछ काम ही नहीं कर पाते हो। इनफैक्ट आजकल की तो बेसिक स्टडी भी इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू ही होने लगी है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं कि ये होता क्या है और ये हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन है, वो मेरे बारे में है। आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज द पावर ऑफ इंटरनेट एंड व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है और ये कंप्यूटर होता क्या है और इंटरनेट की पावर क्या है, इन सब के बारे में मैं आज 1 बाय 1 डिस्कस करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अपना दिस इज द पिक्चर ऑफ कंप्यूटर। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि आज का टॉपिक कंप्यूटर के ऊपर रहने वाला है। तो ये हमारा एक 5th जनरेशन का एक कंप्यूटर है जिसके बारे में आप जिसका पिक्चर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ इसमें इनपुट डिवाइसेस है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस है। तो नॉर्मली हम यही जानते हैं कि कोई भी डिवाइस इनपुट एंड आउटपुट पे ही वर्क करती है। आप कुछ इनपुट देंगे तभी कुछ आपको आउटपुट मिलेगा, आप कुछ नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, बस आगे चलते हैं। यह है अपना एक ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कंप्यूटर हमारा होता कैसा है। हम ये तो जानते हैं कि कुछ इनपुट होती हैं, कुछ आउटपुट होती हैं, लेकिन बीच में जो प्रोसेसिंग होती है वो होता है अपना सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू हम जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उसके अंदर भी वही बहुत चीज होती है। अब क्या होती है, मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और एएलयू होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है कि इसका वर्क बस इतना है कि जो इनपुट डेटा मिले उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को ट्रांसफर करे। मशीन उसे अंडरस्टैंड करती है और अकॉर्डिंग टू योर नीड, क्या आपको जरूरत है उसके अनुसार आपका आउटपुट जनरेट करके डिस्प्ले पर डिस्प्ले कर देती है। बस भाई यहाँ पे तो इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको याद रखनी है। और जो लोग पहले से जानते होंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे वो अब जान जाएंगे। तो कुछ हिस्ट्री की बात कर लें इसके बारे में। तो ये कंप्यूटर के बारे में एक अच्छा सा सुंदर सा डेफिनेशन तो सबने याद कर रखा होगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट आउटपुट बेस्ड वर्क करती है। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है। और इसके जो इन्वेंटर हैं चार्ल्स बेबेज, ये नियर 19th सेंचुरी में कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, मतलब हमारी लाइफ में आया था। ऐसा नहीं है कि ये इसकी हिस्ट्री ही 19th सेंचुरी से शुरू हुई है, नहीं ऐसा नहीं है। इसकी हिस्ट्री 18th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गई थी। आप थोड़ा सा चार्ल्स बेबेज के बारे में बता देती हूँ। ये नाम बहुत फेमस है क्योंकि इन्होंने यही अपने कंप्यूटर के निर्माता, मतलब फर्स्ट इन्वेंटर रहे हैं। तो इनका नाम तो हर जगह ही MCQs में पूछा ही जाता है। तो ये कौन थे, तो चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन थे, एक इंग्लिश फेमस मैथमेटिशियन जो कि 26 दिसंबर 1791 को लंदन में इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत ही मतलब फेमस, मतलब जो कैलकुलेशन जो होती है वहाँ से जो स्टार्टिंग पार्ट, मतलब इन्होंने मैकेनिकल फर्स्ट जो कंप्यूटर बना था मैकेनिकल कंप्यूटर, तो मतलब उस पर इन्होंने काफ़ी वर्क किया था और बनाया भी था। हालांकि किसी वजह से वो फाइनली सक्सेसफुल नहीं हो रहा क्योंकि उसका मतलब कुछ रीजन थे। मैं वो सारी चीज़ें आपको आगे की वीडियोस में ज़रूर क्लियर करूँगी। अभी के लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाना है। तो चलिए बेसिक्स पे हम बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच इज वर्क ऑन बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री जो हम कंप्यूटर की जनरली बात करें तो हम कंप्यूटर नाम को ही हम इसके पूरे जनरेशन को हम 5th जनरेशन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमारे पास 5 जनरेशन की कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं।
फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी 1940s से 1950s के बीच में बनाई गई थी और ये बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी। ये इसमें जो कुछ भी बना था वो पूरा वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बना था। तो इसका डेफिनेटली आपने, अगर आप लोगों में से कोई भी वैक्यूम ट्यूब को जानता होगा या देखा होगा कभी पिक्चर, तो ये मतलब इसका जो साइज था वो बहुत ही बड़ा था इस कंप्यूटर का। तो आप अभी इसका जनरेशन देख लीजिए। मेन जो चीज़ें हैं इसमें मैंने मेंशन करी है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड था, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था जो कि आईसी कहते हैं हम, आईसी चिप्स आती हैं, और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1970 से लेकर टिल द प्रेजेंट हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है जिसे हम यूज करते हैं। अक्सर आप लोग लैपटॉप खरीदते होंगे और हमारे लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर है, तो ये इस तरह की आपने वर्डिंग सुनी होगी। तो ये हमारा भाई प्यारा सा माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जो कि जिस पर बेस्ड है वो है अपना पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा मॉडर्न जो लाइफ है, करंट लाइफ है, पूरा का पूरा आर्टिफिशियल बेस्ड हो चुका है, हर चीज आर्टिफिशियल हो चुकी है। तो भाई साहब कंप्यूटर क्यों ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, स्मॉल में है, मैं ज़्यादा बड़ा पिक्चर्स नहीं लेके आई हूँ, छोटा छोटा सा है। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितना बड़ा होता था ये कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड की। अब बैकग्राउंड में भाई हम पहले शुरू करेंगे फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर क्या थे कि मैंने अभी बताया कि वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे। इसकी मेन मेमोरी जो होती थी मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप हम यूज करते थे मेमोरी के रूप में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी मशीन लैंग्वेज होती थी। पावर कंजप्शन शुद्ध होता है, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड जनरेट लॉट्स ऑफ हीट। पावर कंजप्शन इस टाइम में बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि ये मैकेनिकली बहुत बड़ा होता था, एक रूम कवर कर लेता था, इतना बड़ा ये कंप्यूटर था। तो सोचिए कि उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना ज़्यादा होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे हीट जनरेट होगी, ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो ओवरऑल कहें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि कन्वीनियंट नहीं था, बहुत बड़ा था, ना ही ये ईजी टू यूज़ था। तो स्पीड एंड साइज इसकी बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं इसकी स्पीड बहुत स्लो थी और बहुत ही लार्ज साइज का था ये। ऑफ्टन टेकिंग द अपर एंटायर रूम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ये पूरा रूम कवर कर सकता है, ये कंप्यूटर इतना बड़ा था। दैट टाइम हम लोग क्या यूज करते थे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के रूप में। जैसा कि हम आजकल इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, आजकल आउटपुट के लिए हम प्रिंटर वगैरह यूज करते हैं। आपका मॉनिटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस ही होता है, और आप इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस वगैरह ये सब यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट के लिए दैट टाइम हमें पंच कार्ड एंड पेपर टाइप यूज होते थे। एग्जाम्पल के रूप में अपना जो फर्स्ट कंप्यूटर, जितना भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से थे, तो उनके कुछ नेम्स हैं, एनियाक, यूनिवेक, IBM 650, IBM 701 एक्सेट्रास। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के नाम हैं। इन सबके डिटेल वर्जन भी आएंगे बट नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में रखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग अपने माइंड में ऐसा बिल्कुल ना रखें कि ये तो सिर्फ ओवरव्यू है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी की बात करें, देयर वर अबाउट द 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर प्रोड्यूस बिटवीन द 1942 एंड 1963। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर थी जो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी, ये ऑलमोस्ट हमारे 100 डिफरेंट टाइप के वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स को प्रोड्यूस किया गया था 1942 से लेकर के 1963 के बीच में, ठीक है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो की बात करें तो ये ट्रांजिस्टर बेस्ड थी, और इसकी मैन मेमोरी के लिए हम मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क का यूज करते थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज थी। पावर अप और साइज की बात करें तो ये लो पावर कंजप्शन था कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, ना कि बिल्कुल ही कम। इसका बस कंपैरिजन, जो भी हम नेक्स्ट जनरेशन में चलते जाएंगे रिसेंट वाले से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा इसका जो कंजप्शन था इलेक्ट्रिसिटी का वो थोड़ा कम था, थोड़ा सा स्मॉलर था, और थोड़ी सी हीट जनरेशन भी इसकी कम थी। डेफिनेटली जब पावर कंजप्शन कम होगा तो हीट भी कम ही जनरेट होगा। स्पीड एंड साइज की बात कर लें तो इसका स्पीड जरूर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये फास्ट वर्किंग था, रिलायबल था कंपैरिजन विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
अगर इनपुट एंड डिवाइसेस की बात करें तो पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे इसमें भी। और एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे सेकेंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं IBM 1401, IBM 7090 एंड 7094। ओके, यूनिवेक 1107, इट्स ऑल्सो अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये कुछ एग्जाम्पल है, अक्सर ये न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनके एग्जाम्पल्स जरूर से याद रखिएगा कि सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर हैं, फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से हैं और इनकी लैंग्वेजेस क्या हैं। अगर आप छोटे मोटे कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड अगर होता है तो उस वहाँ पर मैंने अक्सर ये नोटिस की है कि बेसिक लेवल पे जब कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो MCQs में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के नाम बताइए, सेकंड जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। या वो मेन जो था उसका किसके ऊपर था, किस बेस्ड के ऊपर था, मेन कंपोनेंट्स क्या थे सेकेंड जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के। तो आप लोग इस तरह से थोड़ा थोड़ा याद रखें साथ ही साथ, क्योंकि ये अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या दे रहे हो तो वहाँ पे MCQs के रूप में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पर है मेन अपना जो कंपोनेंट है ये IC के ऊपर है। अब यहाँ पे हमारा IC इंट्रोड्यूस हो जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। जब हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाता है तो इसके बाद हम मेन मेमोरी के लिए हम यूज करने लगते हैं लार्ज मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप डिस्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो थर्ड जनरेशन में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है हाई लेवल लैंग्वेज की। लैंग्वेजेस कुछ हैं, बेसिक्स मैं बता देती हूँ, फोर्टॉन, बेसिक, पास्कल, कोबोल, सी एक्सेट्रास। इनमें से शायद आप लोग सारे लैंग्वेजेस को नहीं जानते होंगे, लेकिन C लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सब लोगों ने हर जगह जरूर सुना होगा। नहीं सुना होगा तो अब सुन लीजिए। जो C लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज होती है और बहुत ही फेमस लैंग्वेज है। तो इसकी साइज की बात करें तो ये थोड़ा सा स्मॉलर रहा है कंपेरिजन टू सेकेंड जनरेशन, चीपर रहा है, मतलब थोड़ा सा सस्ता था एंड मोर एफिशिएंट देन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, स्पीड एंड साइज की बात करें तो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन कंपेरिजन विद द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इट्स गुड। ओके, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। थर्ड जनरेशन में हमारे पास कीबोर्ड भी आ चुका था, मॉनिटर भी आ चुका था, प्रिंटर भी आ चुका था, तो हम इनका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। और कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले तो IBM 360, IBM 370, PDP 11, यूनिवेक 1108 एक्सेट्रा। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के ऊपर था, VLSI बेस्ड है एंड माइक्रो प्रोसेसर। VLSI अब ये होता क्या है भाई, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अपने जो ऐसी आई थी माइक्रो चिप्स, तो VLSI जो होता है 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर। जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो ट्रांजिस्टर बेस्ड था, फर्स्ट वैक्यूम, सेकंड ट्रांजिस्टर। तो वो जो ट्रांजिस्टर्स को यूज करके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए गए थे, उन ट्रांजिस्टर्स को यूज करके एक माइक्रो चिप बनाया गया जिसमें कि एक चिप में करीब करीब 1000 से भी ज़्यादा या 1000 के अराउंड ट्रांजिस्टर्स को यूज करके उन्हें कॉम्पैक्ट के रूप में उस चिप को, माइक्रो चिप को बिल्ड किया गया। और अब हम उसे यूज करने लगे कंप्यूटर या लैपटॉप्स में, या जो भी थर्ड फोर्थ जनरेशन की जितने भी हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसमें हम माइक्रो चिप्स का यूज़ करने लगे। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना सा है कि अगर माइक्रो चिप का हम कहीं यूज़ करेंगे तो उसका जो साइज है वो बहुत कंप्रेस हो जाएगा, बहुत छोटे से साइज में आ जाएगा। और मेन मेमोरी की बात करें तो सेमीकंडक्टर को हम यूज करते थे मेन मेमोरी के रूप में, सच एज रैम एंड रोम एक्सेट्रास। रैम एंड रोम सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। ये अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। आपने लैपटॉप कंप्यूटर जो भी खरीदा होगा, रैम और रोम जरूर सुना होगा कि प्राइमरी मेमोरी कितनी है और रैम कितना है, रोम कितना है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन, C#, जावा एंड जावास्क्रिप्ट, रस्ट, कोटलिन एक्सेट्रा। ये कुछ फोर्थ जनरेशन की बनाए गए कंप्यूटर में यूज हुए लैंग्वेजेस हैं। इसमें जितने भी हैं वो सारे के सारे एडवांस लैंग्वेजेस हैं जो कि आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं आज के टाइम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके,
साइज की बात करें तो स्मॉलर, डेफिनेटली स्मॉलर होगा। मैंने पहले ही आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दिया था कि कैसे ये स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर है, सस्ता है, चीपर है, सस्ता है कंपेरिजन टू थर्ड जनरेशन, मोर इफिशिएंट है देन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्पीड की बात कर ले तो इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन कंपेरिजन विद द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज वेरी वेरी गुड। ओके, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लें तो कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल, स्कैनिंग, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रास। हम ये सारी डिवाइसेस के बारे में आप पहले से फैमिलियर होंगे कि सारी चीज़ें होती हैं और हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के रूप में फोर्थ जनरेशन में हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब नेटवर्क क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक टुगेदर, इट्स कॉल्ड अ नेटवर्क। हम कहीं पर भी देखा होगा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, नेटवर्क हर जगह नेटवर्क आ जाता है। भाई ये नेटवर्क है क्या? नेटवर्क वो है चीज़ है जहाँ पे एक से दो से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इंटरलिंक्ड हो, वो है अपना नेटवर्क। एग्जाम्पल्स के रूप में बात कर लें तो फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल है IBM PC स्टार 1000, एप्पल सेकंड, एप्पल मैसिंटॉश एक्सेट्रास। ये फोर्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जिसके बारे में हम भी बात करने वाले हैं। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है इसका वो बिल्कुल बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। आपने अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हर चीज में आपने सुनी होगी कि आर्टिफिशियल हो गया है, हर चीज आर्टिफिशियल बेस्ड है। भाई ये आर्टिफिशियल है क्या? तो भाई ये अपना जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है ये अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसमें कि अभी तक हमने जितने भी चीज़ें यूज़ की थी पहले की जनरेशन के कंप्यूटर में, उससे सब कुछ इसमें एडवांस वर्जन में यूज़ हुआ है और वो है अपना ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ किया गया है, एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड की बात करें तो ये क्या करता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड का मतलब होता है कि एट अ टाइम मोर देन 2 टास्क, 1 टास्क आप एक साथ कर सकते हैं। वो किसकी वजह से? पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड की वजह से। अब ये ULSI क्या होता है? तो VLSI के बारे में मैंने बताया था कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होते हैं एक सिंगल माइक्रोचिप में, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं एक सिंगल माइक्रोचिप पे। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी पावर कितनी हाई होगी और कितना ये फास्ट वर्किंग होगा। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ, डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। यूज टू और मोर माइक्रो प्रोसेसर्स टू रन टास्क साइमल्टेनियसली। ओके, लैंग्वेज की बात करें तो अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज जितनी भी होती हैं ये बिल्कुल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। आप जिस भाषा में पढ़ सकते हैं और दूसरी भाषा में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये उसी भाषा में होती है। पावर कंजम्पशन की बात करें तो इसका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंपेरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और साइज़ की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं बहुत ही छोटे सी जगह में आ जाती है, और ये हीट जनरेशन इसकी डेफिनेटली बहुत कम होगी क्योंकि पावर कंजप्शन यहाँ पे बहुत ही कम है। साइज की बात करें तो पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज में है एंड हैव अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ अभी के जो कंप्यूटर्स आते हैं फिफ्थ जनरेशन के उसमें बहुत सारे आपको स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है, तो आप बहुत सारे डेटा एक साथ अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में स्टोर कर पाते हैं। स्पीड की बात करें तो रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक्यूरेसी रिलायबल इन कंपैरिजन विद द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट की बात करें तो सेम एज द फोर्थ जनरेशन, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल, स्कैनिंग, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा, दीज आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस फॉर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एग्जाम्पल की बात करें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, दिस आर द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कंप्यूटर का बैकग्राउंड खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी सी ब्रीफ आप पढ़ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। तो एक्सेस द डेटा, स्टोर द डेटा, प्रोसेसिंग डेटा एज डिजायर्ड एंड रिट्रीव द स्टोर डेटा एंड व्हेन रिक्वायर्ड, प्रिंट द रिजल्ट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। आप प्रिंट द रिजल्ट तो क्या होता है कि आप कुछ भी किसी चीज़ का देखते हो कंप्यूटर से, किसी चीज़ की स्लिप निकालते हो, रिजल्ट निकालते हो, तो जैसा भी आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए होता है, लाइक आपको एक्सेल में चाहिए, आपको ऑफिस के रूप में चाहिए, आपको वर्ड फॉर्मेट में चाहिए, आपको जिस फॉर्मेट में भी चाहिए आप उस फॉर्मेट में इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, इमेज के रूप में चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको अपना डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है कि एज यू डिजायर्ड उसके आपके फॉर्मेट में ही ये देता है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंप्यूटर की, तो हाई स्पीड है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है एंड ह्यूज स्टोरेज है आपके पास, तो अपडेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की पावर क्या है भाई आज के टाइम पे?
ये इंटरनेट है क्या जो इतना पावरफुल हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात तो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप समझ पा रहे हो कि मैंने नेटवर्क की डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको कि दो से ज़्यादा कुछ भी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो वो होता है अपना नेटवर्क। और ये नेटवर्क जो आपने क्रिएट किया है वो है इंटरनेट में जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स जो है, नेटवर्क जो एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं वो है अपना इंटरनेट। तो उसके बारे में बात करें, अगर इंटरनेट की डेफिनेशन की बात करें तो द इंटरनेट इज द वास्ट नेटवर्क। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। कनेक्ट द कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया के कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। Through the internet, people can share information and communicate from anywhere with an internet connection. जहाँ पर भी, जिस प्लेस पे भी, जिस देश में, जिस शहर में, जिस गांव में इंटरनेट की सुविधा है, आपके पास मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी है, तो आप उसके थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करके कोई भी डेटा किसी भी तरीके का एट अ टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी अभी जो कुछ भी आप वीडियो रिकॉर्ड करके ट्रांसफ़र करने वाली हूँ यूट्यूब पे, तो ये भी एक इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो गई हैं इंटरनेट की वजह से। द इंटरनेट इज द सिंपल टर्म इज अ नेटवर्क ऑफ द इंटरलिंक्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग वर्ल्ड वाइड, जो कि सारी दुनिया को कंप्यूटर नेटवर्क को एक दूसरे में लिंक्ड करती हैं, वो है अपना इंटरनेट, विच इज एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक, जिसे हर कोई यूज कर सकता है। These interconnected computers work by transmitting data through a special type of packet switching, which is known as the IP or Internet protocols. IP का ही फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, प्रोटोकॉल यूज होता है। तो why it's very very important to the our life, ये हमारे जीवन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसे सीखना हमारे लिए इतनी ज़रूरी है क्यों, क्या ज़रूरत है हमें सीखने की। तो भाई साहब हमें ये सीखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज के डेट में हमारा जो भी काम है, कुछ भी कर लो आप, वो सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही होना है। आपको बैंक से पैसे निकालने हैं, इंटरनेट के थ्रू होने वाला है। आपको किसी फॉर्म भरने हैं, वो भी इंटरनेट के थ्रू होने वाला है। घर की बिजली की बिल भरनी है, गैस सिलेंडर लाना है, कुछ भी करना है, कुछ बुक ऑर्डर करने हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाने हैं, कुछ भी करने हैं, आप घर बैठे कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की बस सुविधा होनी चाहिए। इंटरनेट की तो पावर इतनी है ना कि घर बैठे आप इसके थ्रू कुछ भी कर सकते हो और घर बैठे आप खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो घर बैठे। जो लोग अपना रिसोर्स का रोना रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाई या ये नहीं कर पाया, तो वो लोग इंटरनेट की पावर को समझें और इसको यूज़ करके अपने लाइफ को बहुत बेहतर और इजी बना सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट की सुविधा हमारी लाइफ में एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। अगर अब हम चाहें भी इससे अपना पीछा छुड़ाना तो नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि हमारे लाइफ में हर किसी के जीवन में इंटरनेट ने इतना खास जगह बना लिया है कि इसके बिना लाइफ को इमेजिन करना ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस बेड पे सोए सोए आजकल हर किसी को आदत हो गई है, घर में बैठे बैठे बेड पे सोए सोए मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं घर बैठे बैठे बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और ये सुविधा सबको पसंद आने लगी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं या जो अब जाके धीरे धीरे जो हमारे जैसे कि बड़े लोग हैं, घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं या हमसे जो थोड़े बड़े हैं, जो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो उनको भी इसके बारे में ज़रूर सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप किस तरह से काम करता है, किस तरह से यूज़ होता है और इसकी पावर क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं इसके थ्रू। तो मैंने बेसिक एक कॉन्सेप्ट को उठाया है इस वीडियो में और मैंने जितना हो सका है इस शॉर्ट टर्म में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। इस वीडियो में आने वाले जो भी एडवांस कुछ टर्म थे उसके आप एक्सप्लेनेशन और चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, उनकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, कुछ भी आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं इसका एडवांस लेवल का वीडियो ज़रूर लाऊंगी। और तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिएं, यही मेरी शुभकामना है आप सबके लिए। और ये वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।